पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमारी कहानी का हीरो बे जो एक समय पर 0 लेवल पर अटका हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसके शहर पर थंडर बीस्ट का आक्रमण होता है और एक के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़कर बे अपने लेवल को अपग्रेड करता है। जब उसका सबसे करीबी दोस्त रेन एक राक्षस के हाथों किडनैप हो जाता है और किडनैप होने के बाद रेन एक राक्षस में तब्दील हो जाता है और तभी होती है एक ऐसी तकरार जिसका इंतजार किसी ने नहीं किया था। रेन और लॉयड जो कि एक दूसरे को भाई मानते थे, अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जिसमें रेन उसे धोखा देने की कोशिश करता है लेकिन लॉयन उसकी चालों में नहीं आता। इसी बीच लड़कियां बे को बताती हैं कि उनकी सारी तैयारियां पूरी है। ये सुनते ही बे वही की तलवार पर कूदता है और लड़कियों को जादुई सर्कल बनाने का आदेश देता है। इसी बीच रेन के शरीर को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखकर लॉयन चौंक जाता है, लेकिन असल में वो एक भ्रम था। इसके साथ ही रेन उसका कवच तोड़कर उसे गले से दबोच लेता है। लॉयन इस दौरान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शक्ति के लालच को छोड़ दे, लेकिन रेन नहीं मानता और आखिरकार लॉयन कुछ ऐसा कर देता है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। वो अपनी तलवार रेन के सीने में घुसा देता है, जिससे रेन की सड़ी हुई आत्मा बाहर निकलती है। इसके बाद बे उसे चुनौती देते हुए विजडम इमोर्टल के बारे में पूछता है और साथ ही उसकी हर चोट से बचता हुआ और अपनी खतरनाक एनर्जी से उसके कवच को बार बार तोड़ता है और अगले ही पल वो रेन की छाती में घुसी तलवार से लड़ने लगता है। इसी बीच काउंटर फॉर्मेशन के कारण वो जगह बदलने वाली शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, जिससे बे उसे एक जोरदार हमले से उड़ाते हुए एक बार फिर से उसका कवच तोड़ देता है। इस दौरान अचानक पता चलता है कि असली विजडम इमोर्टल का महल कहीं और है और उसका द्वार अभी खुला है, जिस पर राजकुमार चुनौती देते हुए ये बोलता है कि अब वो तुम जैसे नल्लों का वहाँ इंतजार करेगा। इसे पता नहीं क्यों पर सब लोग बहुत ज्यादा डरते हुए उस द्वार को देखते हैं। अब इधर बे युनजी को अंदर भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो डर कर मना कर देता है। ये देखते हुए जनरल जियांग स्वयं जाने की पेशकश करता है, लेकिन बिजली गिरने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। उधर थोड़े ही समय में उन्हें ये पता लगता है कि असल में ये महल अमर लोगों का है जो मरे हुए लोगों को फिर से जीवित कर सकता है और इतना ही नहीं ये समय और स्थान को भी उलट सकता है। अब ये सुनते ही बे सबको आदेश देता है कि वो किएंग स्वॉर्ड सेक्ट में एक साथ हो और बचाव का उपाय देखे। इसके साथ ही बे और उसका पुराना दोस्त इधर एंशिएंट सिटी की निगरानी करते हैं। इसी बीच खोपड़ी राजकुमार को याद दिलाती है कि महल असल में उसी का है जिसे राजकुमार ने कब्जा कर रखा है। वहीं बे लिंक से मिलने के लिए जाता है जो कि युद्ध में मारे गए आत्माओं को नर्क भेज रहा था। बे उससे फिर से वही सवाल करता है, क्या विजडम इमोर्टल उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंचा सकता है? लेकिन इस मामले में लिंक सीक्रेट होने के कारण उसे कुछ नहीं बताता। अब बे उससे लाख मिन्नतें करता है, प्लीज भाई बता दे, प्लीज भाई बता दे, और साथ ही वो उसे अपने सारे एहसानों की याद दिलाता है। इस पर लिंक स्पेस वॉर्टेक्स की ओर इशारा करता है, जिस पर बे गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहां अंदर जाने से पता नहीं क्यों पर बिजली रुकती है। लिंक बताता है कि शायद बे जैसे हाई लेवल साधकों पर इसका असर ना हो और इसके साथ ही वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद बे और वही किगिंग स्वॉर्ड सेक्ट लौटते हैं जहां लगभग सभी लोग जमा थे। सभी साधक बे से अनुरोध करते हैं कि वो महल में जाकर राजकुमार को मारे। इस पर बे उन्हें बताता है कि वो लोग महल में सीधे नहीं घुस सकते, जिससे सब लोग निराश हो जाते हैं। ये देखते हुए बे ये ऐलान करता है कि वो कल महल की खोज जरूर करेगा। अब इस दौरान बाकी सभी उसे बिजली के हमलों की याद दिलाते हैं, लेकिन बे अपने डिसीजन पर अड़ा रहा। वो फिर भी कोशिश करना चाहता था। इसी बीच सू वहाँ पर आ गई जो उसे बताती है कि पिछली रात कुछ साधक हवेली में घुस गए थे, जिसमें से एक साधक ने सू के छात्रों को धोखा देकर हवेली में घुसपैठ की, जिसकी वजह से बाकी कुछ साधकों को अपनी जान देनी पड़ी। दरअसल वो अमर बनने का मौका देखकर अंधा हो गया था। इस दौरान ये भी पता चलता है कि बिजली का हमला उन लोगों पर असर नहीं करेगा जो नेकांट सोल लेवल में है। ये सुनते ही युनजी उठता है और सभी से जल्दी चलने को कहता है क्योंकि उसे डर है कि सूरजमुखी के कलेक्शन को कहीं और साधक न चुरा ले। इस पर बे उसे गुस्से से देखता है, जिससे भाई साहब की बोलती बंद हो जाती है और थोड़ी ही देर में ये तय होता है कि पार्टी अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के शिष्यों को भेजेगा। इस पर वेई बे से कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। थोड़ी ही देर में बे जब जोरों शोरों से पूजा करने में लगा हुआ था, ओ मंगलम मंगलम ओ, बे उसे फिर से टोकती है और पूछती है कि वो उसे जाने क्यों नहीं दे रहा।
इस पर बे उसे याद दिलाता है कि असल में हवेली उसके खून से एक्टिव हुई थी, इसीलिए उसके लिए वहां जाना सुरक्षित नहीं है। फिर भी वे उसे मनाती रहती है और उसके बार बार कहने पर बे मान जाता है। आखिरकार ये लड़कियां इतनी चालू क्यों होती है यार। खैर, बे उसे इमरजेंसी के लिए अपनी तलवार की एनर्जी से भरी 3 बांस की छड़ियां देता है। अभी इस दौरान वेई उसके इस केयरिंग नेचर से बड़ी इमोशनल हो जाती है। अभी वेई का गाल लाल हुआ ही था कि तभी वहां जीनो आ जाती है, जो कि उनके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आई थी। जीनो बताती है कि वो भी हवेली जाएगी और उसे अपने मास्टर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस पर वही उसे वहां से खींच कर ले जाती है ताकि वो उसे परेशान करना बंद करे। दूसरी तरफ पहले वाला साधक हवेली में पकड़ा जाता है, जिस पर खोपड़ी राजकुमार को चिढ़ाती है। उसका कहना था कि वो कमजोर है और बे के शरीर के लिए काफी लालची है। इधर जब सभी लोग घुसने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तभी स्पेस वर्टेक्स उन पर हमला करता है और उन्हें जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक एक धुएं की खोपड़ी बे से कहती है कि वो अपनी नल्ली चाले चलना बंद करे और अंदर आए। इससे बे गुस्से में हवेली की ओर बढ़ता है। रुक बेटा, अभी बताता हूँ तुझे, तेरी ऐसी की तैसी। अब बे हुंग फू पर गुस्सा करता है कि उसने मजबूत आदमियों की जगह 4 औरतें भेजी, लेकिन वो उसे उल्टा भरोसा दिलाता है कि वो भी उतनी ही शक्तिशाली है। बेटू, तुझे पता है ये अपनी जीनो है ना, डेमन सेक्ट की सबसे रैपचिक बच्ची है, बोले तो बिल्कुल तोड़ फोड़ टाइप्स। ये सुनकर जीनो बे के आसपास प्यारी बनने की कोशिश करती है, जिससे बे परेशान हो जाता है। अब इसके बाद सू पूछती है कि क्या उसे डर है कि उसकी चेली उसे फंसा लेगी। तभी जांग की ट्रेनी आगे आती है और कहती है कि उसे एक आदमी की तरह देखे, लेकिन भाई साहब उसका कमाल का फिगर देखकर बे के दिमाग में बस एक सेंटेंस आता है, 32, 34, 36। ये तो मुश्किल है भाई। थोड़ी ही देर में चारों लड़कियां तैयार होकर हवेली जाने लगती है। वेई बे से कहती है कि वो उसकी फ्लाइंग तलवार पर चढ़े, लेकिन बे मना कर देता है और वो खुद के लिए एक अलग रास्ता रखते हुए उन्हें पहले भेज देता है। इसी बीच बे सू से एक एहसान मांगता है। दरअसल बे की मांग ये थी कि सू अपना वाद यंत्र बजाती रहे, जिससे लहरें बनती है, जिसका इस्तेमाल कर बे आसमान में चलकर हवेली तक पहुंचना चाहता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे सू की धुन तेज होती गई और फिर वो बे को हवेली के अंदर ढकेल देती है। इसके साथ ही लड़कियां भी उसके पीछे हवेली में एंट्री करती है। अब इधर प्रिंस देखता है कि वो लोग आ गए, इसीलिए वो उन्हें एक छोटा सा तोहफा देता है, जिससे अचानक से एक लड़की की टिकटॉक वीडियो उसके सामने आ जाती है, लेकिन वे उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने को कहता है। फिर थोड़ी ही देर में वो एक और रास्ते से गुजरते हैं, जहाँ का सीन देखकर इंसान की तबीयत खुश हो जाए। इतनी सुंदर जगह, कुछ और नहीं सोचना। इसी बीच बे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जीनो उसे पकड़ लेती है और सभी सुरक्षित उतरते हैं। इस दौरान बे पत्थर पर लिखी बात पढ़ता है, जिसमें जीवन के 8 दुख लिखे होते हैं। तभी पहला दुख यानी कि जन्म का दरवाजा खुलता है और सभी उसमें चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, वो खुद को गुलाबी फूलों से भरे एक बगीचे में पाते हैं, जहाँ चारों ओर दिल के आकार के बादल और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी दिखाई दे रहे थे। इधर सभी लड़कियां इस बेहद सुंदर सीन को देखकर लगभग बावली सी हो जाती है। ओह माय गॉड! लेकिन बे को ये मंजर कुछ अटपटा लगता है। वो अगले ही पल सबको सांस रोकने के लिए कहता है, सभी लोग अपनी सांस रोक लो, क्योंकि ये जगह माया जाल पैदा करने वाली हवा से भरा हुआ था। बेचारे बे से डिसीजन लेने में थोड़ी सी देर हो जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उधर सभी लड़कियां उसके प्यार में पागल हो चुकी थी और उन सब में बस एक ही होड़ लगी थी, कौन बे को अपना बंदा बनाएगा। वो इसके लिए बे से मिन्नतें करती हैं, प्लीज प्लीज। अब ये देखकर कि चारों का टारगेट एक ही बंदा है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और उन्होंने लड़ाई का इनाम ये रखा था कि जो भी जीतेगा वो ही बे से शादी करेगा। इसके साथ ही उन सभी के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो जाता है। इधर बे बार बार उन्हें कहता है धुएं को बाहर निकालो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अपने सिंहासन से ये मस्त तमाशा देखकर खूब एंजॉय कर रहा होता है। अब इसी बीच बे गुस्से में चिल्लाता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा तो वो उन्हें पनिशमेंट देगा। फिर एक गहरी सांस के साथ वो पूरे धुएं को खुद में समेट लेता है, जिससे बगीचे का वो नकली सीन भी गायब हो जाता है। अब जैसे ही सब लोग अपने होश में वापस आते हैं, तो लड़कियां बड़ी परेशान होकर पूछती है कि क्या बे ठीक है। इसके जवाब में बे उनके चेहरों पर जोर से पाद देता है, जिससे लगभग सभी के अपने नाक के बाल जल जाते हैं और वो बदबू से नाक पकड़ के पीछे हट जाती है। जबकि बे कहता है कि शुक्र मनाओ मेरे इस बात का। इसके बाद वो सब मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक दीवारें उनके चारों ओर से सिकुड़ने लगती है। ये जन्म का द्वार था
जो उन्हें फंसा रहा था। लेकिन भैया अपने नल्ले सुपरस्टार को कोई ऐसे ही मात दे दे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपनी तलवार ऊपर फेंकता है जिससे दीवारें रुक जाती है और फिर एक शक्ति सबको आसमान में ऊपर खींच लेती है। ये देखकर राजकुमार गुस्से से भर जाता है। अब वो इस स्टेज को भी बड़े प्यार से पार कर लेते हैं। गुस्से में आकर राजकुमार अपने सिंहासन पर लगे सुनहरे बटन को घुमाता है और उन्हें अगले द्वार में फेंक देता है। इसके बाद जब वो नीचे गिरते हैं तो सब खुद को ठीक करते हैं। बे तुरंत जानना चाहता है कि वो कहां पर आ पहुंचे हैं। वो पास जाकर एक पत्थर पर लिखी बात पढ़ता है जहां पर लिखा होता है कि हर कोई एक दिन बूढ़ा होगा, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें बुढ़ापे का भ्रम का सामना करना है। इसी बीच बे लड़कियों से कहता है कि वो कहीं ना जाए, लेकिन फिर से देर हो जाती है। जैसे ही वो पलटता है तो उसने देखा कि सब लड़कियां बूढ़ी दादी में बदल चुकी है। बेटा इधर आ, जिससे बे को समझ आता है कि ये हवेली टाइम को कंट्रोल कर सकती है। असल में जब बे पत्थर पड़ रहा था तब राजकुमार ने उन लड़कियों पर एक जादू कर दिया था जिससे वो बूढ़ी हो गई। शुरू में लड़कियां एक दूसरे के बदले हुए रूप को देखकर हंसती है बूढ़ी बूढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्हें सच्चाई का एहसास होता है सब की सब रोने लग जाती है। इस दौरान वेई सबसे ज्यादा परेशान होती है। इस पर सू से दिलासा देती है और कहती है उसका शरीर उसके पिता से बेहतर दिखता है। इसी बीच सू की चेली एक जेब में रखे छोटे आईने में खुद को देखकर रोती है और हड़बड़ी में अपना चेहरा ढकने के लिए पाउडर पोतने लगती है। जल्द ही सब बे पर गुस्सा हो जाती है और उसे डराने लगती है। इस दौरान राजकुमार उन्हें इस हालत में देखकर मजे उठाता है और फिर से अपने सिंहासन का सुनहरा बटन घुमा देता है। अब एक रोशनी लड़कियों से हटकर बे पर पड़ती है। तभी वे उसे वार्निंग देती है कि यही रोशनी उन्हें बूढ़ा कर चुकी है, लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि बे उस रोशनी के नीचे खड़ा रह जाता है। मगर ये क्या, उसके ऊपर उस रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसे हल्की सी गर्मी तो महसूस होती है। अब ये देखकर सब लड़कियां पागल हो जाती है और यहाँ तक कि राजकुमार भी बौखला उठता है। इस पर बुद्धिमान अमर उसे समझाता है कि आठों भ्रम बे का कुछ नहीं उखाड़ सकती और अगर वो बे का शरीर चाहता है तो उसे सीधे उससे लड़ना होगा। इस पर राजकुमार गुस्से में खोपड़ी को दीवार पर दे मारता है जिससे कि वो टूट जाती है। अब इधर लड़कियां अपनी उम्र की वजह से थक चुकी थी, कई तो लगभग हार मानने वाली थी। इधर यान रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन बीच रास्ते में ही सो जाती है। वे पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि सारी लड़कियां सो चुकी है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चारों को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर निकलता है। रास्ते में वो सब उसे चिढ़ाती है और मजाक करती है, फिर भी बे उन्हें सेफ जगह तक ले जाता है। जैसे ही वो दरवाजा लात मारकर खोलता है सब एक साथ गिर पड़ती है, लेकिन साथ ही वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो फिर से जवान हो चुकी थी। आगे बढ़ने पर वो खुद को फिर से एक समुद्र जगह में पाते हैं जहाँ चारों ओर सिर्फ फूल और तितलियां ही थी। मगर बे उन्हें तुरंत अलर्ट करता है कि वो एक साथ रहे और अपनी इंटरनल मेमोरी से खुद की रक्षा करे। इस बार वो सभी उसकी बात मानते हैं। वो पत्थर पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये बीमारी का दर्द है, पेन ऑफ इलनेस। अब वो और भी सतर्क होकर चलते हैं, वो भी बिना सांस लिए। थोड़ी ही देर में उन्हें ये समझ आने लगा कि वहाँ के फूल उनके अंदर की एनर्जी को सोख रही हैं, जिससे एक एक करके सभी लड़कियां बीमार पड़ने लगती हैं। तभी बे तुरंत उनके चारों ओर एक रक्षक कवच बनाता है ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके और वो अपनी एनर्जी रिवाइव कर सके। इसके बाद वो सभी जहरीले फूलों को काटने के लिए निकलता है, लेकिन काटने के बावजूद फूल दोबारा खिल जाते हैं और उसका कवच टूट जाता है। इसके साथ ही बे फिर से एक नया कवच बनाता है और इस बार अपनी तलवार फेंककर फूलों को फिर से काटता है। इस दौरान वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ता है, जिससे फूल इतने अधिक भर जाते हैं कि अंत में वो फट पड़ते हैं। इसके बाद वो सब उठकर बाहर निकलते हैं। तब वे उससे पूछती है कि रिफाइनिंग लेवल क्या है। तब पता चलता है कि बे का लेवल 66,660 है। अब ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। उधर राजकुमार फिर गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसके दुश्मन फिर से एक लेवल पार कर चुके थे। अब बुद्धिमान
बुद्धिमान अमर उसे सलाह देता है कि वो खुद अंदर जाकर देखे, क्योंकि इससे वो बस एंट्री और एग्जिट दरवाजा ही बना सकता है, अंदर की घटनाएं नहीं। इसी बीच बे और लड़कियां फिर से एक और खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो चारों तरफ से मकड़ी के जाले जैसी चीजों से घिरे होते हैं, जिसे मृत्यु का प्रतीक माना गया है। उधर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उन्होंने यहाँ आने से पहले ही जान लिया था कि अब उन्हें मृत्यु का दर्द झेलना पड़ेगा। इस दौरान बातचीत करते हुए बे उन्हें बताता है कि ये हेड्स यानी कि मृतकों के लोक का दरवाजा है। इधर वर्तमान में बे एक नदी के किनारे इंतजार कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक नाव उनकी ओर चली आ रही थी और उस नाव में कोई और नहीं बल्कि ली था। ली उन्हें सुझाव देता है कि वो यहीं पर रुक जाए, क्योंकि वो तो खुद अकेले आया था, लेकिन बे फिर भी मना कर देता है और फिर वो सभी नाव पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो भूलने वाले पुल पर पहुंचते हैं, जहां एक सुंदर लड़की एक बच्चे को कुछ पिला रही थी। उसके बाद बच्चा फिर पुल पर चढ़ जाता है। इस दौरान यूनी पूछती है कि वो क्या पी रहा था। तब पता चलता है कि वो एक खास तरह का सूप था जो कि उसके जीवन भर के आंसुओं से बना हुआ था। ये सूप पुराने फिर पुल पर चढ़ जाता है। इस दौरान यूनी पूछती है कि वो क्या पी रहा था। तब पता चलता है कि वो एक खास तरह का सूप था जो कि उसके जीवन भर के आंसुओं से बना हुआ था। ये सूप पुराने दुखद यादों को भुलाने में मदद करता है। लड़कियों को भी ऐसा ही एक सूप दिया जाता है, लेकिन वो उन आंसुओं से बना होता है जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। फिर भी वो जल्दी से सूप पी जाती है। इसी बीच बे को झुंझुलाहट होती है, क्योंकि भाई साहब उसे तो पूरा का पूरा एक टब आंसुओं का दिया गया था। वो मैंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे कम कर दो, लेकिन वो कहती है कि उसने तो सिर्फ उसे एक टब दिया है, जबकि यहाँ और भी ढेरों टब थे। लड़कियां झांक कर उसके टब के अंदर देखती है और वो उसमें दिखाई देने वाली अलग अलग यादों पर हंसने लगती है। इस पर बे शर्मिंदा होकर अपने टब को ढकने के लिए कूद पड़ता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो पुल पार करे, वो भी जल्दी उनका पीछा करेगा। इसके बाद बे अपना चेहरा टब में डुबो देता है और जोर जोर से आंसू पीने लगता है। अब पुल पार करते समय लड़कियां उसे देखकर तरस खाती हैं। वो बस यही चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाए। इधर राजकुमार उनका इंतजार करते हुए बेचैनी से टहल रहा होता है। वहीं ज्ञान अमर यानी कि विजडम इमोर्टल उसे शांत रहने की सलाह देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। अब थोड़ी ही देर में नाव पर ज्यादा आंसू पीने के कारण वो फूल सा दिखता है। इसके बाद वो लोग हेड्स लोक की जांच पड़ताल करते हैं और इस दौरान वो यामा यानी कि मृतकों के राजा से भी मिलते हैं, जिसे हम यमराज कहते हैं। इतना ही नहीं, बे यामा के साथ एक खेल भी खेलता है। फिर कुछ समय बाद राजकुमार उन्हें हेड्स लोक से बाहर निकलते देखता है और गुस्से से तमतमा जाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी बाहर आ गए थे। उधर बे लड़कियों से वो सारी चीजें ले लेता है जो उन्होंने हेड्स लोक से चुराई थी और उन्हें लिंग को सौंप देता है, सिर्फ ये कहते हुए कि उन्हें यामा को धन्यवाद देना चाहिए। अब इस दौरान खोपड़ी राजकुमार से कहती है कि अगर बे नहीं चाहता तो यामा भी उसे नहीं रोक सकता। इधर बे लड़कियों को डांटता है, तुम भूतों की चीजें क्यों उठाकर लाई हो। अब उनकी बातें सुनकर राजकुमार एक बार फिर गुस्से में ज्ञान अमर को पटक देता है और अपनी सुनहरे बटन को घुमाकर आने वाले टास्क को और मुश्किल बना देता है। अब इधर लड़कियां बे से शिकायत करती हैं कि वो उनके उपहार वापस क्यों करवा रहा है। इस पर बे उनकी बातों को अनसुना करके उन्हें सावधान करता है कि वो अब एक नई जगह में आ गए हैं जो तारों से भरी गैलेक्सी जैसी दिखती है। इसी बीच एक क्रिस्टल जैसी दिखने वाली चीज घूमते हुए बे की ओर आती है, जिस पर लिखा था कि वो अब 7वें दर्द, जिसे हम पेन ऑफ ऑब्सेशन कहते हैं, उसमें पहुंच चुके हैं। अब ये देखकर बे चौंक जाता है, क्योंकि वो अचानक से सीधे 7वें दर्द पर पहुंच गए थे। फिर क्रिस्टल घूमना शुरू कर देता है और बे को एहसास होता है कि अब सारे दर्द, नफरत, इच्छा और जुनून आपस में मिल रहे हैं। इसी बीच बे जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो पाता है कि सारी लड़कियां गायब है। वो एक एक करके उन्हें बुलाता है, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी एक और क्रिस्टल बे को उसकी यादों का सीन दिखाता है, जिसमें उसका गुरु उसे ताना मारते हुए कहता है, अरे लानत है नल्ले तुझ पर, अब तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक नहीं पहुंचा तू, हट। इसके साथ ही बे को उसके पास्ट की यादें भी दिखाई जाती है, जिनमें से कुछ उसे खुद भी याद नहीं थी। कैसे उसके माता पिता ने उसे छोटे होते ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसका पालन पोषण नहीं कर सकते थे। फिर बे पीछे मुड़ता है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की किताब देखता है, जो कि उसे एक करारा झटका देती है। दूसरी ओर वेई को भी उसकी पुरानी याद दिखाई जाती है, जहां उसके पिता उसकी योग्यता पर संदेह कर रहे थे, और ये देखकर वेई दुखी होकर रो पड़ती है। बाकी लड़कियों को भी ऐसी यादें दिखाई जाती है, जो उनकी भावनाओं से खेलकर उन्हें अपने करीबियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सभी इतनी मूर्ख नहीं थी कि आसानी से फंस जाए। अभी
तभी एक फुर्तीले कदम के साथ वो सब क्रिस्टल की झूठी यादों को तोड़ देती है और मुस्कुराते हुए खुद पर गर्व करती है। इधर बे कहता है कि उसका गुरु उसे तब भी नहीं हरा सका था जब वो अमर बना था, तो अब तो वो भूल ही जाए कि वो ऐसा कर भी पाएगा। हाँ, ये बात जरूर थी, एक बार तो किताब देखकर बे के गोटे मुंह में थे, पर अपना नल्ला जानता था कि ये एक जाल है, इसीलिए उसने उससे भी तोड़ दिया। इधर राजकुमार गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि एक भी लड़की उसकी चाल में नहीं फंसी थी। वो खुद को कोसता है कि उसने उन्हें कम हाँका, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, शुरुआत। तभी टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े सांप का आकार ले लेते हैं, जिसके लिए बे ने सभी को सतर्क किया क्योंकि राजकुमार ने अब छल की बजाय सीधे शारीरिक हमला शुरू कर दिया था। तभी सांप उड़ता है और फिर उनके सामने आकर रुकता है। वो घूरता है और फिर अचानक अपने मुंह से तेज धार के टुकड़े उन पर फेंकने लगता है। इस पर बे तेजी से रिएक्ट करते हुए उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। इसके बाद बे बड़ी चालाकी से उस बॉल जैसी ढाल को इधर उधर घुमाने लगता है ताकि सांप उसका पीछा करता रहे, लेकिन तेज टुकड़ों की वजह से ढाल में दरारें आने लगती है। इसी बीच स्थिति बिगड़ती देखकर बे सभी लड़कियों को बांस की पर्चियां थमाता है और उन्हें 5 अलग अलग दिशाओं में भागने का आदेश देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब सांप अपनी जुबान बाहर निकालेगा तो वो इन पर्चियों से खुद को बचाए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी क्योंकि वो खुद सांप को मारेगा। इसके साथ ही बे 3 तक गिनता है और सभी लड़कियां अलग अलग दिशाओं में दौड़ जाती है, जिससे सांप भ्रमित हो जाता है और वेई का पीछा करने लगता है। वेई समय रहते अपनी पर्ची से एक सुरक्षा कवच बना लेती है। वहीं बे इस मौके का फायदा उठाते हुए सांप पर कई तेज हमले करता है और आखिरकार उसके सर पर घातक वार करता है, जिससे सांप छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है। अब जैसे ही टुकड़े बरस रहे होते हैं, बे खुद को संभालता है और उसी वक्त एक चमकदार पीला पत्थर उसके पास गिरता है, जिसके बाद उस पत्थर को उठाते ही उसे पता चलता है कि वो मून स्टोन है। अब इस दौरान लड़कियां उसके पास आ जाती है, लेकिन इसके साथ ही बे का स्वार्थी रूप भी बाहर आ जाता है। एक और वो कहता है कि उन्हें और भी अंतरात्मा के राक्षस बुलाने चाहिए ताकि वो और मूनस्टोन इकट्ठा कर सके। अब ये सुनते ही लड़कियां उसे निराश नजरों से देखती है। अब इधर पता नहीं कैसे पर बे लड़कियों को वाकई में मना लेता है और वो अब तक 1100 से भी ज्यादा मूनस्टोन जमा कर चुका था। अब वहीं लड़कियां भी एक घेरे में बैठी थी। तभी बे वेई की नफरत की तारीफ करता है, जिसने बहुत हाई क्वालिटी का मूनस्टोन बनाया, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं होता और बाकी राक्षस भी बुलाने को कहता है। बुलाओ बाकी राक्षसों को, जिस पर वेई बुरी तरह से नाराज हो जाती है क्योंकि अब तक वो 10 साल की उम्र में बिस्तर गीला करने जैसी बुरी यादों तक सोच चुकी थी। इधर सभी लड़कियां बेहद तकलीफ में थी, यहाँ तक कि जे भी नफरत से थक कर बे से लिपट जाती है। बे उसे अपने पैर से अलग करने की कोशिश करता है। तभी यूनिक गुस्से में चिल्लाती है कि वो पहले स्थान पर जीतना चाहती है और इससे एक और सांप प्रकट हो जाता है। ये देखकर बे बहुत खुश हो जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अब मायायू वेई से कहती है कि वो जाकर उसे रोके क्योंकि अब तो कई दिन हो चुके हैं और वो काफी मून स्टोन इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन वेई कहती है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि स्वार्थ तो किगिंग तलवार पार्टी की परंपरा है। तभी जीनो भी बे का सपना देखते हुए एक और सांप बुला लेती है, जिससे वेई उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है। सांप से लड़ाई के दौरान वेई को चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है, लेकिन तभी यूनी आगे बढ़ती है और सांप का सिर काट कर उसे खत्म कर देती है। अब उधर जीनो वेई से माफी मांगती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो लोग यून के सवाल से टल जाते हैं क्योंकि यून हैरान होती है कि मरा हुआ सांप मणि के रूप में क्यों नहीं बदला। तभी अचानक कटा हुआ सांप का सर फिर से जिंदा हो जाता है और वो वेई का बहता खून चाटने लगता है। लेकिन एक सेकंड, ये क्या? खून चाटते ही उसका शरीर दोबारा से बनने लगता है और वो पहले से भी और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब तो उसके हाथ भी निकल आते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां डर जाती है। लेकिन तभी वेई को एहसास होता है कि शायद उसकी ड्रैगन बोल्ट शक्ति ने ही इस सांप को इतनी ताकत दी है। अब इसके साथ ही अचानक से वो सांप उन पर धारदार टुकड़े बरसाने लगता है। तभी वेई सामने आता है और सबको बचा लेता है। फिर वो गुस्से में सबसे पूछता है कि आखिर किसने अपनी नफरत छुपाई थी। इस पर सब लोग जीनो की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वही जीनो वेई को पकड़कर छिपने की कोशिश करती है। इसके बाद बे उसके हाथ में खून देखकर समझ जाता है कि जीनो का खून ही सांप के बड़े होने की वजह बना। फिर वो सभी लड़कियों से कहता है कि वो वेई का ध्यान रखे, जबकि वो खुद सांप को खत्म करेगा।
इसके साथ ही बे सांप के शरीर पर चढ़ जाता है और जगह जगह उसे चीरता है। आखिरकार वो अपने तलवार से सांप के सर को भेद देता है और उसे तब तक कसकर पकड़े रहता है जब तक कि उसका सर फटकर हजारों मनियों में नहीं बदल जाता। अब सांप को मारने के बाद बे वही को पट्टी बांधने के लिए कहता है और उसे एक इमेज स्टोरिंग जेम देता है ताकि वो इस पूरी जगह को कैद कर सके और बाद में यूचुआन में इस जगह की रिसर्च कर सके। इस दौरान वो लड़कियों को डांटता भी है कि इतने आसान से सांप को तुम नहीं मार पाई। इसीलिए वो आदेश देता है कि वो और सांप बुलाए और उनकी ट्रेनिंग अब शैतानी तरीके से शुरू होगी। इसी दौरान प्रिंस दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और अब वो बे में दिलचस्पी लेने लगता है। उसे शक हो जाता है कि वही ड्रैगन बॉल ब्लड लाइन का अंश है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि वही को आज यही मरना होगा। वहीं दूसरी ओर डिलाइट हाउस में सू बहुत तनाव में हुंग फू की देखभाल कर रही होती है। दरअसल हुंग फू बहुत परेशान हो जाता है कि कई महीनों से सभी अंदर है और अभी तक वापस नहीं लौटे। उसे डर है कि शायद सब अंदर खेल रहे हैं या फिर खतरे में है, क्योंकि बे तो इतना ताकतवर है कि एक लैंड इमोर्टल को कुछ ही मिनटों में हरा सकता है। इसके साथ ही हुंग फू बे की सुरक्षा शक्तियों पर सवाल उठाता है, लेकिन सू उसे विश्वास दिलाती है कि बे हजारों लोगों को भी सुरक्षित रख सकता है। थक हार कर हुंग फू सो जाता है, लेकिन दिल ही दिल में वो जीनों के मारे जाने को लेकर काफी परेशान होता है। तभी एक लड़की धुएं से बाहर निकलती है और सू को बताती है कि उसके पिता मॉन्स्टर किंग मारे जा चुके हैं। इधर मकान के अंदर वही इमेज स्टोरिंग जेम को पकड़ने से थक जाती है और बोर हो जाती है। उधर बेई लड़कियों को सांप से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जबकि मियाओ अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर जान बचाने के लिए दौड़ती है। वो पलटकर अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाकर सांप पर हमला करती है, लेकिन सांप आसानी से बच निकलता है और मियाओ पर अब वो हमला करने ही वाला होता है कि बे समय रहते उसे बचा लेता है और सांप को मार डालता है। फिर इस सांप के मरते ही और मणियां गिरने लगती है। उधर लड़कियां थक कर चूर हो जाती है, लेकिन बे हर बार एक और नया सांप बुला लेता है, जिससे सभी सोचने लगते हैं कि आखिर बे के दिल में कितनी नफरत भरी है। वो उन्हें आदेश देता है कि वो इस बार मिलकर उसे हराए। वो पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होती, जिसे देखकर बे निराश हो जाता है। इसके साथ ही बे गुस्से में आ गया क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो लैंड इमोर्टल को चुनौती देता है कि वो उसके सामने आकर लड़े। अब इधर डिलाइट हाउस में लड़की सू से कहती है कि अब उसे और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उसके खून की शुद्धता दंगों और राक्षसों से शहर को बचा सकती है। लोग उसके खून की कीमत समझेंगे और वो अपने करीबियों को भी बचा सकती है। इस दौरान मकान के अंदर लड़कियां अब भी सांप से लड़ रही होती है, जहां एक तरफ यूफी उसे जकड़ती है और मियाओ अपने इंस्ट्रूमेंट की तारों से उसे स्ट्रैंगुलेट करती है। फिर यूफी उसे चाकू से घोंपती है। इसके बाद सांप गुस्से में मुंह खोलकर हमला करता है, लेकिन जीनो आगे बढ़ती है और तारों से उसे और कसकर बांध देती है और फिर आखिर में जीनो उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद ढेर सारी मणियां गिरती है। फिर सभी एक साथ काम करने पर गर्व महसूस करते हैं। तभी वही जाकर बे से पूछती है कि क्या वो अब भी सांपों से लड़ सकती है, लेकिन बे उसे मना कर देता है और कहता है कि वो और जगहों को खोजे। फिर बे एक और बहुत बड़े सांप को बुलाता है, जिसे वो अपनी पहली नाकाम मोहब्बत कहता है। अब लड़कियां तो उसके आकार को देखकर दंग रह जाती है। तभी प्रिंस को एहसास होता है कि अगर बे वेई को नहीं लड़ने देगा तो उसे खुद सामने आना पड़ेगा। वो अपना कपड़ा छोड़ देता है और अपनी लाल सड़ी हुई आत्मा को दरवाजे के अंदर भेजता है। इस दौरान विजडन इमोर्टल कहता है कि वो बे के आने का इंतजार कर रहा था। लड़कियां जैसे ही नए सांप को मार गिराती है, वो बे से गिड़गिड़ाती है, तुमने काफी मणियां इकट्ठी कर ली है और वेई ने भी सब रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन तभी लैंड इमोर्टल प्रकट होता है और वो सारी मणियां सोख लेता है, जिससे बे गुस्से से भर उठता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। तभी धुएं के बीच एक बहुत बड़ा डरावना दानव बनता है और कहता है कि वो अब उन्हें उनके अंदर के राक्षसों का स्वाद चखाएगा। बे समझ जाता है कि प्रिंस ने 4 दर्दों की शक्तियां अपने शरीर में इकट्ठा कर ली है। प्रिंस उससे कहता है कि अगर बे अपने शरीर को सौंप दे तो बाकी सबको जाने देगा, लेकिन इस पर बे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है वो हमेशा दूसरों से चीजें छीनता है और कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा, जिससे प्रिंस गुस्से से भर उठता है। फिर बे उसे लड़ाई के लिए उकसाता है, जिससे दानव और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और बे पर हमला करता है, लेकिन बे हर बार उसके हाथों को काट देता है। फिर बे उसे चिढ़ाते हुए कहता है अबे ज्यादा जोर से मार ताकि और मनिया गिरे। इससे दानव गुस्से में पागल हो जाता है, लेकिन बे बार बार उसके बॉडी पार्ट्स को काटता रहता है।
आखिरकार बे उसे बीच से काट कर खत्म कर देता है। फिर वो लड़कियों को मनिया इकट्ठे करने के लिए कहता है, जाओ मनिया इकट्ठी करो। इस दौरान किंगिंग तलवार पार्टी में सभी नेता मिलकर राक्षसों से लड़ने की योजना बना रहे होते हैं। कुछ नेता सहयोग की बात करते हैं तो कुछ विरोध की बात करते हैं, जिससे हुंग फू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। सू सबको शांत करती है और कहती है कि बे जल्द ही वापिस आएगा, अगर नहीं आए तो वो खुद मॉन्स्टर दुनिया में लौट जाएगी। इसके बाद मकान में वही एक मनी उठाती है और जीनिया से पूछती है कि क्या वो फर्स्ट लेवल का स्पिरिचुअल पत्थर है, जिसके जवाब में जीनिया कहती है कि ये तो सांपों से बचे पत्थरों से भी बेहतर है। इसके साथ ही लड़कियां अलग अलग शक्तियों वाले पत्थर ढूंढती है। वहीं यूफी को एक पत्थर मिलता है जो थंडर अटैक पावर 1000 गुना बढ़ा सकता है, इसीलिए वो उसे अपने हथियार पर चिपका लेती है। अब इधर थोड़े समय बाद बे अब भी दानव को चीरता रहता है और मनिया निकालता रहता है। अपनी खस्ता हालत देखकर दानव अब भागने की कोशिश करता है। बे उसे डराता है और वो रोते हुए और मनिया गिराता है, ले भाई तू ये सारी मनिया ले ले, लेकिन मुझे जाने दे। इसी बीच बे को कहीं से खबर मिलती है कि सू ने मदद मांगी है तो उसे जल्दी करना होगा, लेकिन तब तक लैंड इमोर्टल गायब हो चुका होता है और बे जब तक देखता है वो वेई को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। इसके साथ ही लैंड इमोर्टल बे को चुनौती देता है कि वो बे को बचा कर दिखाए। अब ये सुनते ही सब लड़कियां भी लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन बे उन्हें सावधान रहने को कहता है। धीरे धीरे सब तरफ धुआं फैल जाता है और जगह ढलने लगती है और इस दौरान सब लोग एक बेमिसाल थ्रोन रूप में जा गिरते हैं। वहीं बे तेजी से सभी लड़कियों को पकड़कर जमीन पर गिरने से बचाता है। जैसे ही बे जाने की सोचता है, उसे मलबे के नीचे से एक आवाज आती है और फिर वहां उसे विजडम इमोर्टल मिलता है। दरअसल विजडम इमोर्टल बे से सौदा करना चाहता था। अगर बे उसे यहाँ से बाहर निकाले तो वो वेई के ठिकाने की जानकारी देगा। वो बताता है कि ये पूरा मकान ड्रैगन बॉल के खून से बना था और अब वेई को एक महान दानव को दोबारा से जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वेई को एक सुनसान जगह पर बांध कर रखा था। अचानक वो जागती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर लैंड इमोर्टल आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे चेतावनी देता है कि जितनी ज्यादा वो कोशिश करेगी उतना ही ज्यादा उसका खून बहेगा, लेकिन वेई को पूरा भरोसा था कि बे उसे बचाने जरूर आएगा। और इतना ही नहीं, ये भी कि राजकुमार उसे हराने में असफल रहेगा, चाहे वो उसका सारा खून ही क्यों ना पी ले। इसके बाद उधर बे वेई को ढूंढने के लिए हवेली में सबसे गहरे हिस्से में जाता है। तभी अचानक एक कुत्ते जैसे राक्षस का हमला होता है। पता चलता है कि ये प्राणी दरअसल एक महान दानव का कंकाल है जो वेई के खून से जाग उठा है। राक्षस बे का पीछा करता है, लेकिन बे अगले ही पल उसका सिर काट देता है। लेकिन ये क्या, राक्षस फिर से अपने आप को ठीक कर लेता है। इसके बाद बे उसकी कमजोर जगह खोजने की कोशिश करता है। वहीं वो साथ के साथ राक्षस के हमलों से फुर्ती से बचता भी रहता है और समय देखकर आगे बढ़ते हुए उसकी पूंछ को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो पूंछ फिर से उगाती है। और ये सीन देखकर सभी लड़कियां बे के लिए काफी परेशान हो रही होती है। इसी बीच काफी मशक्कत के बाद बे पूरे शरीर पर हमला करते हुए आखिरकार उसकी कमजोर जगह का पता लगा लेता है और राक्षस के कई टुकड़े कर देता है। हालांकि उधर राक्षस भी ये समझ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ बे पर हमला करता है, लेकिन इसका बे पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार बे उसकी कमजोर जगह पर वार करता है, जिससे राक्षस राख में बदल जाता है और लड़कियां बे की सफलता पर खुशी से चिल्लाती है, बे। इसके बाद बे वही को बंधे हुए पाता है, लेकिन तभी लैंड इमोर्टल का राजकुमार उसे चेतावनी देता है कि अगर बे किसी भी तरह से उसे बचाने की कोशिश करेगा तो वही मारी जाएगी, क्योंकि अब वही की आत्मा राजकुमार से बंधी हुई है। ये सुनकर लड़कियां गुस्से में आ जाती है और विजडम इमोर्टल से पूछती है, अरे चालू बेकार खोपड़ी, जल्दी बता राजकुमार को कैसे मारा जाए। तब वो बताता है कि राजकुमार ने अपनी 3 आत्माओं को वही से बांध दिया है और केवल वही खुद इस बंधन को तोड़ सकता है। इसी बीच किंगिंग स्वॉर्ड सेक्ट में एक आदमी सू और बाकी नेताओं को सूचना देता है कि हवेली में हो रहे कांड से सांग चुयान राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। ये सुनते ही सारे पार्टी वाले हवेली और आसमान को गिरने से बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान राजकुमार बे को बताता है कि वो हवेली को फिर से जीवित करने के लिए बेई का सारा खून पी जाएगा और तब तक सब मारे जाएंगे। ये सुनकर बे उसे अपने शरीर को वेई के बदले देने की पेशकश करता है, लेकिन वेई उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बे उसकी इस बात को नहीं सुनता और राजकुमार को चुनौती देता है कि वो उसका शरीर ले ले। अब जैसे ही राजकुमार बे के शरीर को लेने की कोशिश करता है, बे उसकी 2 आत्माओं को अपने हाथों में पकड़ लेता है
और जबरदस्त ताकत लगाकर उन्हें फाड़ देता है। अब केवल एक आत्मा बचती है जो अब भी वही से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही बे वही से कहता है कि वो अपना बांस का पर्चा इस्तेमाल करे। अब वही जैसे ही ऐसा करती है तो उसे बहुत दर्द होता है और एक जोरदार स्पिरिचुअल विस्फोट होता है, बूम, जिससे वही बेहोश होकर सीधा बे की बाहों में गिरती है और उससे पूछती है, क्या मैं मर गई? इस पर बे उसे भरोसा दिलाता है, नहीं रे, बल्कि तुम्हारी जगह बेचारा राजकुमार चल बसा। वो उसे बताता है कि उसकी बांस की पर्ची उसे बचाने के लिए काम आई है। इसके बाद बे उसे लड़कियों के पास ले जाता है। लड़कियां बे की तारीफ करती है और यीफी तो बे से उसकी शिष्य बनने की गुजारिश करती है, प्लीज मुझे शिष्य बना लो। इसके बाद बे विजडम इमोर्टल के पास दौड़ता है और वो उससे विनती करता है कि वो उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर दे, लेकिन इस पर विजडम इमोर्टल उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अब बाहर जाना बेकार है क्योंकि बे ने हवेली का मेन द्वार ही नष्ट कर दिया है और 100 मील तक सब कुछ ढह जाएगा। अब ये सुनकर बे गुस्से में आ जाता है और उसे आदेश देता है कि वो सबको बाहर भेजे। उधर सभी पार्टी और उनके नेता पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि राज्य को बचाया जा सके और आकाश को गिरने से रोका जा सके। उसी समय हुफू सू से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए, वो मोर्चा संभालेगा, लेकिन सू मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि इससे बे गुस्सा हो जाएगा। तभी बे प्रकट होता है और हुफू के कंधे पर हाथ रखता है, आवी, जिससे हुफू खुशी से उसे गले लगा लेता है, लेकिन बे उसे दूर ढकेल देता है। दूरट। इसके बाद सभी लोग शांति से बाहर आ जाते हैं। बे यूनी को खोपड़ी सौंपता है और सभी को जल्दी से निकलने का निर्देश देता है। इसी बीच आसमान तेजी से ढह रहा होता है और सभी लोग तेजी से भागने लगते हैं, बचाओ। जब सब लोग बाहर निकल जाते हैं तभी बे एक बहुत बड़ी एनर्जी इकट्ठी करता है और उसे गिरती हुई हवेली की ओर फेंकता है, जिससे हवेली पूरी तरह से गायब हो जाती है। सब लोग दूर से ये सीन देखकर काफी दंग रह जाते हैं, जबकि बे की एनर्जी चारों ओर फैल रही होती है। तभी आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है और सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद बे अपनी तलवार पर तैरते हुए दिखाई देता है और पता चलता है कि उसने एक नई शक्ति की सीमा को पार कर लिया है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वही आखिरकार होश में आ गई है, जहां जीनो सबसे पहले उसे शुभकामनाएं देने के लिए आती है और पूरी कहानी समझाती है कि कैसे बे ने शांग चुआन राज्य और हवेली को बचाया। इसी दौरान यूनी और यूचुआन विजडम इमोर्टल से ढेर सारे सवाल पूछकर उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी बे आता है और उन्हें बाहर भेज देता है, जाओ तुम बाहर जाकर खेलो। फिर वो अपना सबसे जरूरी सवाल पूछता है कि क्या मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच सकता हूं? चौंकने वाली बात यह है कि विजडम इमोर्टल कहता है, हाँ तुम पहुंच सकते हो। अब ये सुनकर बे खुशी से उछल पड़ता है और नाचने लगता है, ये। जब वो नाचना खत्म करता है तो वो विजडम इमोर्टल से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन खोपड़ी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब ये सुनकर बे नाराज हो जाता है। फिर खोपड़ी उससे उसका प्रेजेंट लेवल पूछती है, जो कि 66,666 है। तब खोपड़ी उसे बताती है कि वो एक इमोर्टल एनवी वाला इंसान है, जिसके पास बहुत सारी शक्ति है और बाउंडलेस एनर्जी सेंटर भी है। खोपड़ी उसे दिलासा देती है कि वो पहले से ही अमर है और उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।